नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आलोक आप सभी लोगों का आज के एग्जाम स्फीयर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो आपका 1 अक्टूबर यानी कि महीने का पहला दिन और आज का करंट अफेयर आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो जो भी बच्चे, जो भी दोस्त, जो भी साथी चैनल पे नए विजिट किए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए सारे टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं बच्चा। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपनी क्लास और आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन रहा ये। पूछा गया है आपसे कि आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता। मतलब कि आपसे पूछा गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो आप सबको पता है कि कल जो है क्या हुआ, आईफा अवार्ड हुआ, ठीक। और इसमें जो किंग खान है बॉलीवुड के, जिनको हम शाहरुख खान के नाम से जानते हैं, SRK जो हैं, इनको दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, किसका अवार्ड दिया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है इनको दिया गया। अगर आप बात करें कि बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस इनको दिया गया वो है रानी मुखर्जी। ठीक है, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर अगर आप बात करें बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो आप लोगों ने देखी होगी, ये मूवी थी एनिमल। किसकी? रणवीर कपूर की। तो ये तीन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और बेस्ट मूवी एनिमल। क्लियर? तो ये तीन चीजें यहां पर हैं। अगर आप देखें तो बेस्ट एक्टर का खिताब शाहरुख खान जी ले गए, एनिमल बेस्ट मूवी का खिताब ले गई, और कुछ और हैं जो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। तो बेस्ट मूवी एनिमल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, मतलब बेस्ट डायरेक्टर, ये मिला है इनको। ट्वेल्थ फेल जो मूवी है, इसके लिए ट्वेल्थ फेल मूवी के लिए इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का। उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर, इनको मिला है ये एनिमल मूवी के लिए। तो ये आप याद रखते हुए चलेंगे। फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, ये मिला है शबाना आजमी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वो भी नेगेटिव रोल में, मतलब बेस्ट विलेन का अवार्ड जो मिला वो मिला है बॉबी देओल को। वो भी किसके लिए? एनिमल मूवी के लिए। ठीक है। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ स्टोरी, मतलब बेस्ट स्टोरी किसको मिली? बेस्ट स्टोरी मिली है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित कहानी मिली है ट्वेल्थ फेल मूवी को। बेस्ट म्यूजिक मिला है एनिमल को। बेस्ट गीतकार जो है वो सिद्धार्थ गरिमा को मिला है। फिर उसके बाद बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में भूपिंदर बब्बल को और फीमेल कैटेगरी में शिल्पा राव को मिला है। फिर उसके बाद भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो अवार्ड मिला वो मिला है जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी को। ये इन दो लोग को मिला। और एक और अवार्ड दिया गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने पर करण जौहर को। तो ये सारे अवार्ड्स हैं, इनको आप यहाँ पर बच्चा याद रखेंगे। इसके बाद फिल्म जगत का, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसको हम बोलते हैं दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाएगा किसको? वो दिया जाएगा मिथुन दा को। तो यहां आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती। कौन है ये? आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, पुरानी मूवीज के बहुत ही भयंकर वाले एक्शन हीरो थे। बस दिक्कत ये थी कि इनकी मूवी में इनके फैमिली के साथ जरूर कुछ गलत हो जाता था, है ना। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी होगी, जो लोग नहीं देखे हैं अब उनके शायद किस्मत में ये नहीं भी है। ठीक। तो मिथुन चक्रवर्ती को क्या मिलेगा? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 जो है बच्चा ये प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है वो अश्विनी वैष्णव जी ने की, जो कि क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। अवार्ड प्रदान कब किया जाएगा? 8 अक्टूबर को ये पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया जाएगा। तो यहां पर आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया जा रहा है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया जा रहा है। क्लियर सभी लोगों को?
अगर आप बात करें इनकी डेब्यू मूवी तो वो थी मृगया। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, यहाँ से इन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद 1982 में एक मूवी आई थी डिस्को डांसर। ठीक है, कौन सी मूवी आई थी? डिस्को डांसर। ये इनकी सुपर डुपर हिट मूवी थी। और माना जाए तो ये ऐसी मूवी थी भारतीय फिल्म जगत की पहली मूवी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। ठीक, तो भारतीय हिंदी सिनेमा में 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? डिस्को डांसर। इसी में एक गाना आया था, आई एम ए डिस्को डांसर टेने। ठीक है, तो वो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, तो 1982 में ये मूवी बच्चा आई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और कि अभी 2024 में ही इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। क्लियर, किससे सम्मानित किया गया है? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप बात करें कि 2023 का जो दादा साहब फाल्के है वो किसको मिला, तो वो मिला था वहीदा रहमान को। ठीक है, ये क्या है? एक एक्ट्रेस हैं, बहुत ही पुरानी, अभी काम नहीं करती, बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो इनको मिला था। और ये अवार्ड प्राप्त करने वाली ये 8वीं महिला बनी थी। ठीक है, कौन सी? 8वीं महिला बनी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकियों का नाम याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख लेंगे लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये दोनों बहन बहन हैं इनको, और आशा पारेख, इन तीन का नाम आप याद रखेंगे। और पहली महिला जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला वो कौन है? देविका रानी। ठीक है, उनका नाम क्या है? देविका रानी। तो देविका रानी को पहली बार मिला था क्या? दादा साहब फाल्के अवार्ड एज ए फीमेल। ठीक, चलिए अब आपके पास है कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो जल्दी से फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे आप लोग। तो बच्चा आप लोगों को पता है कि वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो बने हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो एयर एयर में जो लोग रहेंगे वो अमर रहेंगे, तो इसीलिए आप इसको याद कर सकते हैं कि जो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं इनको मिला है वायुसेना प्रमुख का पद संभालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ चीजें हैं, तो क्या क्या है कि इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे विवेक राम चौधरी। ठीक है, कौन थे? विवेक राम चौधरी। इनको रिप्लेस करके कौन आएंगे इनके स्थान पर? अमरप्रीत सिंह। ठीक, तो ये बच्चा आप याद रखेंगे, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर, इसके बाद अगर आप देखें तो इन्हीं को 2019 में क्या मिला था? अति विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, क्या मिला था? अति विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? ये सेना में अतुलनीय योगदान के लिए जो मतलब पदाधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो ये क्या है? 2019 में इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2023 में परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो प्रदान किया गया। तो ये आप याद रख लेंगे बढ़िया से। फिर आपके पास है कि दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया या फिर किसने शपथ ली? तो आपके पास ऑप्शंस हैं दीपक मिश्रा, तो ये पूर्व सीजेआई थे भारत के। फिर उसके बाद जस्टिस एन वी रमन्ना, ये भी पूर्व सीजेआई थे इंडिया के। क्लियर, तो यहाँ पर जो जस्टिस मनमोहन है इनको दिल्ली का क्या है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्लियर, तो यहां पर आप देखें अगर, तो ये इनकी फोटो है शपथ ग्रहण की। ये कौन है? दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, क्लियर तो चलिए, हाँ चलो, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। क्लियर, और इनको क्या किया? इन्होंने शपथ दिलाई। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक है आर्टिकल कौन सा? 124 का 2। ये क्या करता है बच्चा? ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है।
आर्टिकल 124 का जो 2 है वो बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्लियर, किसकी बात करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक कॉलेजियम की व्यवस्था की जाएगी और कॉलेजियम के राय के अनुसार जजों की नियुक्ति होगी। और नियुक्ति करता कौन है, तो नियुक्ति कौन करेगा बच्चा, वो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति महोदय। तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, तो अनुच्छेद 217 क्या करता है, हाई कोर्ट के लिए ये काम करता है। अनुच्छेद 217 में क्या है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर जब राज्यपाल क्या करेंगे, यहाँ पर इनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन फिर से नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति बच्चा कौन करेंगे, प्रेसिडेंट महोदय ही नियुक्ति करेंगे। और किसके सलाह पर, जो सीजेआई होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस राज्य के गवर्नर, इनके सलाह पर वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा करता कौन है, हमेशा करेंगे राष्ट्रपति ही। ठीक, क्लियर है, समझ में आया चीज। चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं कि महाराष्ट्र में किस राज्य माता का दर्जा दिया गया। तो कल की खबर है, महाराष्ट्र में जो देसी गाय हैं, ठीक है, क्या है, देसी गाय, इनको क्या किया गया, इनको राज्य माता का दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसको प्रदान किया गया, देसी गाय को किसका दर्जा दिया गया, राज्य माता का, क्लियर। और इसके लिए यहाँ पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा देसी गाय। ऑप्शन बढ़िया है, विदेशी गाय, शेर और बाघ, तो यहाँ पर आपको आराम से ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो शिंदे सरकार है, आप सबको पता है महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अभी बैल को राज्यपिता भी ये लोग बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, तो अपने को बस मैटर से मतलब है। यहाँ पर क्या किया गया, शिंदे सरकार जो कि महाराष्ट्र में है, और एक नाथ शिंदे क्या है, मुख्यमंत्री हैं, और देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। 50 रुपए प्रतिदिन सब्सिडी दिया जाएगा, किसको, जो गौशाला है उसको। और यह योजना महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। बस इतना सा इंपॉर्टेंट था, ये खबर वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अमेरिका में तूफान आया है हेलेन, और इसकी वजह से आपातकाल घोषित कर दिया गया है। कितने राज्यों में बच्चा, 12 राज्यों में इसको घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इससे मतलब नहीं है कि कितने राज्य में आपातकाल है, कितनी टीम लगी है, कितने लोग मरे, नहीं। आपको मतलब है किससे, कि ये जो चक्रवात आया है, इसको अमेरिका में बोलते क्या है, ठीक, या फिर अलग अलग जगह पर चक्रवातों का नाम क्या होता है, चक्रवात बनता कैसे है। ठीक, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्लियर। तो सबसे पहले ये आया कहां पर है, तो ये आया है मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक, तो ये आप यहाँ पर पहले से लिखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो चक्रवात या फिर साइक्लोन आया है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हेलेन, वो कहां पर आया है। तो आप जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे मैक्सिको की खाड़ी में, क्लियर। अब चलिए, अब मैक्सिको की खाड़ी में हेलेन आ गया भाई, तो पहली बात ये क्या है, तो ये है एक चक्रवात, जिसको हम यूएसए वाले क्षेत्रों में साइक्लोन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइक्लोन, क्लियर। और जब ये जमीन को टच कर लेता है, तब हम इसको बोलते हैं टार्नेडो, क्लियर। तो ये दो चीज आप याद रखेंगे, जब अमेरिका में आने वाले चक्रवात जमीन को टच करने लगते हैं और एक सुरंग नुमा आकृति जब बनाते हैं, सर्पिल आकार में, स्पाइरल रूप में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं टॉर्नेडो, क्लियर। और क्या होता है, और इनकी कैटेगरीज डिवाइड होती हैं
जब इनकी जो स्पीड होती है उस पे, ठीक, जैसे जो एयर की स्पीड है, जो मतलब हवा, इनका जो तूफान की स्पीड है उस पर अगर 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल रही है तो वो कम, मतलब उसको सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का साइक्लोन माना जाता है। और अगर 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की हवाएं चल रही हैं तो उसको सबसे हार्मफुल, सबसे विनाशकारी चक्रवात या फिर साइक्लोन माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ठीक है, क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, वो फॉर्म होते हैं महासागरों में। ठीक है, जब हवाएं, आप सबको पता है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती रहती है। क्लियर? ठीक है, तो जब एक लो प्रेशर का पूरा एरिया जब क्रिएट हो जाएगा तब जो है हवाएं भयंकर रूप से उठने लगती हैं। क्लियर? चलिए, अब अलग अलग जगह पर साइक्लोन्स का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कैरेबियन सी जो है, कैरेबियन सी में इसको बोला जाता है बच्चा हरिकेन। क्लियर? अब उसके बाद चाइना और जापान, ठीक, कहां पर, चाइना और जापान का जो रीजन है यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइफून। क्लियर? क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। क्लियर? अब इसी को हम ऑस्ट्रेलिया में क्या बोल देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हम इसको बोल देते हैं बच्चा विली विली। ठीक है, क्या बोल देते हैं, विली विली, या फिर ये कहीं पर आपको विली विलीज के नाम से भी देखने को मिलता है। तो ये कहां पर बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद यूएसए वाला जो रीजन है वहां पर क्या बोलते हैं, तो वहां पर इसे बोलते हैं हम या तो साइक्लोन बोलेंगे, और जब साइक्लोन चलते हुए पृथ्वी को छू लेता है तब इसको हम क्या बोल देते हैं, टार्नेडो बोल देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद बात करें भारत में, ठीक है, कहां पर, भारत में, या फिर जो हिंद महासागर का क्षेत्र है तो यहां पर इसको हम बोलते हैं बच्चा चक्रवात। ठीक है, क्या बोलते हैं, चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक, तो ये आप यहां पर याद रखेंगे। क्लियर ना? चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। और इसका क्या होता है, चक्रवातों का नामकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, नामकरण होता है। और नामकरण जो है वो रीजन वाइज होता है, तो उस रीजन के सभी देश क्या है, अपना नाम भेज देते हैं और वो बारी बारी से साइकिल के साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, नाम चलता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? चलिए, प्रसिद्ध जैविक किसान का 109 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था पप्पम्मल। ठीक है, क्या नाम था, पप्पम्मल। इनको पद्मश्री भी प्रदान किया गया था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रसिद्ध जैविक किसान थी और इनका 109 वर्ष की आयु में क्या हो गया, दादी जी का यहाँ पर निधन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन है, पप्प पप्पम्मल हैं, इनका 109 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 2021 में इनको क्या दिया गया था, पद्म श्री दिया गया था। तो यही इतना आप याद रखेंगे। नोट्स अगर बना रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, पप्पम्मल, इनका क्या हो गया, निधन, ब्रैकेट में 109 साल लिख लेना, उसके बाद आगे लिख लेना 2021 पद्म श्री, बस एक लाइन में खत्म। ठीक है, चल, फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी दर कितने रुपए बढ़ाई गई है। तो बच्चा, असंगठित क्षेत्र आपको पता है कि जैसे जो मजदूरी करते हैं, ठीक है, क्या है, मजदूरी करते हैं, जो राजगीर होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो सेमी स्किल्ड होते हैं, क्या होते हैं, सेमी स्किल्ड जो लेबर होते हैं, इन लोगों को क्या बोला गया है, असंगठित क्षेत्र का बोला गया है। तो इन लोगों की मजदूरी जो है वो 783 रुपए प्रतिदिन कर दी गई
है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, अब ये लागू कब से हो रहा है, तो ये आज से यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। अब जो अनस्किल्ड होंगे, मतलब जिनको कोई भी स्किल नहीं है, जैसे उनको आपने बता दिया कि फावड़ा ले लो और टब ले लो और मिट्टी भर के वहां पर डालना है, अब इसमें किसी स्किल की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो गए, अनस्किल्ड लेबर हो गए। तो जो अनस्किल्ड हैं उनको 783 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा, और जो सेमी स्किल्ड हैं, ठीक है, सेमी स्किल्ड का मतलब होता है उनकी स्किल को अभी डेवलप करना बाकी है, जिसमें जैसे राजगीर हो गए, बढ़ई लोग हो गए, ये लोग आ जाते हैं। इनकी मजदूरी 668 रुपए हर महीने की कर दी गई है। तो ये क्या किया गया है, ये मजदूरों के असंगठित क्षेत्र को क्या है, मजबूती देने के लिए किया गया है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी ने कितने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। तो हाल ही में आप लोगों को पता है कि पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र, नाम क्या रखा है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। ठीक है, क्या लॉन्च किया, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर क्या किसके लिए किया गया है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 3 जो हैं ये कहां कहां रहेंगे, दिल्ली में, उसके बाद पुणे में, और उसके बाद कोलकाता में। ठीक है, तो ये तीनों जो सुपर कंप्यूटर हैं बच्चा, ये तीनों यहां पर रखे जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब इनका काम क्या है, तो ये मतलब मौसम और जलवायु के लिए इनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके लिए, मौसम और जलवायु के लिए इनको लॉन्च किया गया है। तो जैसे हम क्या करते हैं, मौसम विभाग क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो प्रिडिक्ट करता है ना, तो उसी के लिए इसको यहाँ पर किया गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, मारबर्ग वायरल बीमारी से संबंधित कारक जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्बर्ग वायरल बीमारी जो है वो बहुत ही ज्यादा फैल रही है और इससे डेथ भी हो रही है, और ये जो इसकी फैमिली है वो क्या है, फ्लोविरिडे। ठीक है, तो ये फ्लोविरिडे फैमिली का वायरस है जो कि फैल रहा है। फैला कहां पर है, रवांडा में। रवांडा कहां पर है, ये साउथ अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, क्लियर? तो साउथ अफ्रीका का एक देश है जहां पर मारबर्ग वायरल बीमारी जो है वो फैल रही है, और 6 लोगों की डेथ इससे हो चुकी है। क्लियर? तो ये मतलब इसका होस्ट कौन है, मतलब आता कहां से है, तो अफ्रीकी जो फ्रूट बैट है, मतलब ऐसे चमगादड़ जो फलों पर बैठते हैं, तो फ्रूट बैट के जरिए ये फैल रही है। क्लियर है? और इसकी जो मृत्यु दर है वो 50% के आसपास औसतन है, मतलब अगर 2 लोग को हुआ है तो 1 लोग निपटेंगे। क्लियर? तो ये चीज है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए याद कर लो, पढ़ लो, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आपसे है कि आईआईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप ने भारत में कौन सा पदक जीता है। तो बच्चा यहाँ पर भारत ने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर? तो ये आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक, तो ब्रॉन्ज मेडल वाले 3rd नंबर पर होते हैं, और चाइना जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलो, तो आयोजित कहां पर किया गया, पेरू में। पेरू में कहां पर भाई, तो लीमा में। ठीक है, क्लियर? अब इसमें कौन कौन थे, गौतमी भानोट और अजय मलिक। क्लियर? ये कौन सा था, ये मतलब निशानेबाजी में इन्होंने इस मेडल को जीता है। क्लियर? और हराया किसको, तो क्रोएशिया को। ठीक, उसके बाद गोल्ड किसने जीता, चाइना ने जीता, और सिल्वर किसने जीता, फ्रांस ने जीता। तो गोल्ड सिल्वर इतना वो नहीं, आई आई आईएसएसएफ में जो जूनियर चैंपियनशिप होती है उसमें भारत ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं पर अगर आप बात करें एयर पिस्टल की,
ठीक, किसकी? एयर पिस्टल इवेंट की। तो इसमें कनिष्का डागर और मुकेश नीलावानी को हराया है किसने? लक्षिता और प्रमोद ने। तो ये भारत वाले ही पहुंच गए थे, तो भारत की टीम ने भारत की टीम को ही हराया और कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। क्लियर? चलो, नागालैंड में कौन सी नई कैटफिश प्रजाति खोजी गई है? तो ये आपको बताना है कि नागालैंड में एक कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चा एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए। ठीक, तो नाम कठिन है, उसके बाद भी आप याद रख लेंगे। ये इसके कुछ इमेजेस हैं हर तरफ से। ये क्या है? एक कैटफिश। क्या है? कैटफिश, जो कि एक मछली की ही प्रजाति होती है। तो इसकी सब कैटेगरी में अगर आप इसको देखें तो एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है। कहां पर? नागालैंड में। कौन सी नदी है? बराक नदी। ठीक है, कौन सी नदी? बराक नदी में। क्लियर? इसको खोजा किसके द्वारा गया है? तो इस खोज को बुंगडन सांगिमम, कौन है ये? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, इनके द्वारा खोजा गया है। और कौन थे इसमें? लिम्टिम जिम। ठीक है, तो ये उधर का नाम है, तो थोड़ा अजीब आपको लग सकता है। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम आपको नहीं याद रखना है, बस कैटेगरी का नाम आप यहाँ पर याद रख लेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन बच्चा कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु में नई क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, बेंगलुरु। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर ये आप इमेज देखेंगे, यहाँ पर ये मोटा भाई के छोटा भाई है, मतलब जय शाह है, जो अभी क्या है? वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। अभी इनको कौन सा जीत लिए हैं? आईसीसी के चेयरमैन, वो भी निर्विरोध, जैसा कि इधर इंडिया में बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। तो ये निर्विरोध जीते हैं और 1 दिसंबर से अपना पद जो है वो ग्रहण करेंगे। क्लियर? चलिए, तो बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का उद्घाटन किया गया। इसे बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाएगा। क्लियर? अगर आप बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का गठन किया गया था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, ये इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी है। और जो सचिव हैं वो कौन है? तो सचिव है बेटा जय शाह। क्लियर? तो ये सारे लोगों को आप यहाँ पर याद रख लेंगे। ठीक, उसके बाद प्रसिद्ध कवि और पूर्व आईपीएस अधिकारी के एन दारूवाला की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में देंगे, पढ़ा मैं आपको दे रहा हूं। तो इनका जो है बच्चा वो निधन हो गया, किसका? केकी एन दारूवाला का। ठीक, ये क्या थे? एक बहुत ही मशहूर कवि थे और एक एक्स आईपीएस ऑफिसर थे। इनकी पहली किताब थी अंडर ओरियन। ठीक है, क्या किताब थी? अंडर ओरियन, जो प्रकाशित हुई थी 1970 में। उसके बाद इन्होंने एक बुक और लॉन्च की थी, अपैरिशन इन अप्रैल। ठीक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1984 में इनको क्या प्रदान किया गया था? इनको प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे कि केकी एन दारूवाला, इनका निधन हो गया और निधन होने के बाद ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो बुक का नाम पूछा जाएगा या तो आपसे साहित्य अकादमी का ईयर पूछा जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये थी आपकी 1 अक्टूबर की सारी न्यूज। अब आप देखिए, एक संस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनेस्को, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत जो स्थल होते हैं, जो जारी करता है, वो एक संस्था है जिसका नाम क्या है? यूनेस्को है। अगर आप बात करें बच्चा इसके स्थापना की बेटा, तो स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। ठीक है, ये किसका एक भाग है? तो ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का ही एक भाग है। इसका मुख्यालय कहां पर है?
इसका मुख्यालय है बच्चा पेरिस में। क्लियर। इसमें सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो 193 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। क्लियर। अब देखिए, जैसे यूएन क्या है? यूएन एक सभी देशों की एक संस्था है। तो इसमें 3 देश हैं, यूएसए, इजराइल और लिechtenstein। ये 3 देश ऐसे हैं जो कि यूएन के सदस्य हैं, लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। तो ये आप याद रखेंगे। यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष थे जूलियन हक्सले, ये ग्रेट ब्रिटेन से थे। वर्तमान में जो महानिदेशक हैं यूनेस्को के, वो हैं आंद्रे इजोल, जो कि फ्रांस से हैं। भारत में विश्व जो धरोहर स्थल हैं या फिर विरासत स्थल हैं, उसमें कितने को शामिल किया गया है? तो भारत से लगभग 42 स्थल ऐसे हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। क्लियर। चलो, अब इसके बाद कुछ संगठन और उनके मुख्यालय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक बढ़िया तरीके से। चलिए, तो पढ़ लें इसको। ये लास्ट है आपका जो आपके पास स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का कहां पर मुख्यालय है बच्चा? न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये कहां पर है? नैरोबी, केन्या में। इसको आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कहां पर है? जिनेवा में। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका भी मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मैंने अभी आपको बताया पेरिस में है। फिर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? जिनेवा में है। फिर उसके बाद IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में स्थित है। उसके बाद है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन यानी कि ओपेक, ये कहां पर है? वियना में है। फिर उसके बाद विश्व वन्य जीव कोष, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका ल्यूसेन या फिर ल्यूसाने, ठीक है, कहां पर? ल्यूसाने, इसको भी याद रखेंगे, यहां पर है। उसके बाद गल्फ कंट्रीज या फिर अरब कंट्रीज की जो लीग है, उसका मुख्यालय कहां पर है? काहिरा, मिस्र में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। उसके बाद ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। उसके बाद जो आसियान संघ है, इसका मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में स्थित है। जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है। उसके बाद नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में स्थित है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं और इनको आप बढ़िया से याद कर लेंगे। और आज का करंट अफेयर इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने थे, आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आपने बहुत कुछ वो पाया है जो लोग पाने में असमर्थ हैं। जिसको पाने के लिए 1 से 1.5 घंटे वेस्ट करते हैं, वो आपने आधे घंटे 40 मिनट में यहाँ पर पा लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।